तो शतानंद जी, पहले आपका पूरा नाम बता दीजिए इस चैनल पूरे हमारे व्यूअर्स को। Mr. Malhar, I am Rebel Shadanand Pati. Like what job do you do? Okay. My occupation or profession, that will be have been more better. So I am a self-employed man. Okay. Yeah, So I am self-employed. basically I have watched all your videos and I have got some information from I've taken points where I can debate on this question, like, so why do you think that lockdown has been a failure in India? Because if we see like the outer country, like जब बाहर की दुनिया से हम इस दुनिया को हमारे इंडिया को देखें, तो इंडिया में बाहर के देशों से बहुत कम केसेस है। अभी थोड़े बड़े हैं, लेकिन पहले लॉकडाउन की वजह से बहुत कम केसेस आए। तो why do you think that the lockdown is failure in India? देखिए, सबसे पहले एक बात, मैं मनोहर जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल का नाम MNM है, am I right? हाँ जी, हाँ जी। इसके माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा, अगर हम कभी कंपेयर करें किसी और कंट्री से, तो केवल एक ही पॉइंट पे कंपेयर नहीं करते, कंपैरिजन का और भी मुद्दे होते हैं। तो केवल कोरोना को लेकर हम कंपेयर ना करें, अगर हम और चीजों को कंपेयर करेंगे तो हम अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे। कुछ अच्छा। देश हैं जो हमसे बाद आजाद हुए और आज हमसे बहुत आगे हैं। कुछ देश है जो हमसे बाद में आजाद हुए और हमसे कई साल आगे चल रहे हैं डेवलपमेंट एंड अदर फील्ड्स। लेकिन एनीवे, मैं कोरोना के ऊपर एक बात करने पे आऊंगा कि मुझे लॉकडाउन क्यों फेलियर लगा। मैं उसका जवाब भी देता हूं आपको। देखिए, हमारे पास कोरोना की इन्फॉर्मेशन तो आ गई थी जनवरी में ही, चाइना से वीडियो आने लग गए थे, राइट? हाँ। और चाइना हमारे नेबर्स हैं, ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है चाइना पहुंचना, है ना? हाँ। तो मुझे ये लगता है कि जब हमें ये पता चला कि भाई जापान चाइना में ये है, क्राइसिस स्टार्ट हो गया है जनवरी से, हमने लॉकडाउन कब लॉन्च किया? 25th ऑफ मार्च। 25th मार्च। 25th मार्च में, केवल मार्च नहीं, मार्च का जो लास्ट पीरियड है तब हमने लॉन्च किया, राइट? तो इसका मतलब है क्या हमारे आंखें बंद थी, हमारे कान बंद थे? हम जनवरी से 2.5 महीने से भी ज्यादा, लगभग 3 महीने इंतजार करते रहे। जनवरी का महीना बिता दिया, फरवरी बिता दी, मार्च बिता दिया, और मार्च के 25 में आके हम लॉकडाउन करते हैं। क्या ये लॉकडाउन का प्रोसेस था? दूसरी बात, देखिए, एक लॉकडाउन का प्रोसेस होता है इनिशियल स्टेज में। मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी फैली, क्या ये बीमारी सड़क पे चल के फैली है क्या इंडिया में? नहीं, सबने बोला कि इसका जन्म जो है वो चाइना से है, ठीक है, सबने बोला इसका जन्म जो वो चाइना से हुआ है। तो मल्हार साहब, अगर चाइना से हुआ तो चाइना से पैदल तो कोई इंडिया आता नहीं है, है ना? अगर हमने अपने एयरपोर्ट्स उसी समय बंद कर दिए होते, जैसे कि ताइवान ने किया, जैसे कि जापान ने किया, जैसे कि कोरिया ने किया, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एयरपोर्ट पे चेकिंग शुरू कर दी, जो भी आया उनको क्वारंटीन कर दिया, बिल्कुल भी नहीं फैली। उनका जो इनिशियल स्टेप था इस बीमारी को, वो था प्रिवेंशन इज बेटर क्योर, जो अक्सर हम सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमने क्या किया, हमने जनवरी में सुना, हमने 8 फरवरी में नमस्ते ट्रंप कर लिया। नमस्ते ट्रंप, क्या है ये नमस्ते ट्रंप? सर डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नेशन के जो राष्ट्रपति हैं, वो आते हैं इंडिया में, 1 लाख लोग स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं, उनके साथ देश विदेश के प्रतिनिधि आते हैं। कहां से आते हैं? दिल्ली एयरपोर्ट से आते हैं, मुंबई एयरपोर्ट से आते हैं। एक ही एयरपोर्ट में तो इतना ट्रैफिक इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते आप, राइट? विभिन्न जगहों से आकर फिर वो आते हैं अहमदाबाद। आज आप अहमदाबाद का नतीजा देख सकते हैं, आज आप अहमदाबाद का नतीजा देख सकते हैं कि अहमदाबाद जो है कितना भुगत रहा है इस चीज को। तो बजाय हम अहमदाबाद में दीवार बना रहे थे, अगर हमने उस दीवार के बजाय उस दौरान मास्क का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए होते, तो कितने लोगों को सहायता मिल जाती। अगर हमने सैनिटाइजर बनाने का काम स्टार्ट कर दिया होता तो कितना फायदा होता। अगर हमने अपने एयरपोर्ट सील कर दिया होता स्ट्रिक्टली और अलाउ नहीं करते, तो क्या ये बीमारी फैलती? देखिए, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है, सोशल डिस्टेंसिंग कोई मजाक नहीं है। एक समय लगता है हर चीज को प्रैक्टिस में आने का। आप अलर्ट भी करेंगे ना खतरे में, तो भी उस अलर्ट के लिए भी एक टाइम पीरियड की जरूरत होती है। इन्होंने तो धड़ाम 25 तारीख को किया अचानक से, आज उसका नतीजा हमारे मजदूर भाई बहन अपनी जान की कीमत देके चुका रहे हैं। तो लॉकडाउन को मैं कैसे सक्सेसफुल मानूं? ये तो एक फेलियर ही साबित हुआ। जी। तो अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आपने आपके वीडियो में आपने कहा है कि जो पीएम केयर फंड है, जो अभी फिलहाल मोदी जी ने चालू किया है, सब पीएम सभी इंडिया को हेल्प करने के लिए, तो आपने कहा था कि वो आरटीआई एक्ट के थ्रू होना चाहिए। तो डू यू थिंक दैट पीएम केयर फंड वाज नॉट अ प्रॉपर वे टू स्टार्ट एंड लाइक गेट मनी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया?
देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ मल्हार साहब, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सूचित करना चाहूंगा। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, इससे पहले हमारे देश में कई बार भूकंप आए, कई बार कई तरह के त्रासदियां हुई हैं, लोगों ने अपने जान गंवाई और उस दौरान भी फंड्स हुए। रिसेंटली अम्फान हुआ, आपने अम्फान देखा होगा बंगाल में, राइट? पिछले साल भी उड़ीसा में काफी बड़ा तूफान आया था। तकरीबन हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ सुनामी आया था। मछलीपट्टनम को आपने देखा था किस तरह से हमें चेन्नई में कितना नुकसान हुआ था, लोग कितने प्राणों से अपने आहुति दे बैठे, उनका रोजगार चला गया, उनकी घर चले गए, सब कुछ बराबर। पिछले 50 साल का इतिहास देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रकृति में होता ही रहा है, राइट? नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं हम इनको। तो क्या हमें अलग से कोई फंड बनाने की जरूरत पड़ी थी क्या? आप मुझे एक बात बताएं। भाई प्रधानमंत्री राहत कोष तो पहले से ही बना हुआ है। आप इसी को मीडिया में कैंपेन कर देते कि प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दें, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दें, राइट? क्योंकि इसमें पक्ष और विपक्ष के सारे सांसद और एमएलए भी होते हैं, प्रतिनिधि भी होते हैं। वो ये देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी होना चाहिए, विपक्ष को भी लेना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने पीएम केयर बनाया, एक नया अकाउंट। एक्चुअली ये फंड तो पुराना है, अकाउंट नया है, और उसको उन्होंने आरटीआई से दूर कर लिया। अब मुझे एक बात बताएं, जो पैसे आप राष्ट्र के लोगों से ही ले रहे हैं और राष्ट्र के लोगों के लिए ले रहे हैं और राष्ट्र के लोगों को ही समर्पित कर रहे हैं, तो फिर आप राष्ट्र के लोगों को पूछने का भी सवाल और जवाब का हक दे दें। करेक्ट भाई आरटीआई तो हमारा प्रश्न करने का अधिकार है ना, हमारा जानने का अधिकार है। आरटीआई क्या है? हमारा अधिकार। ये चीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है? यस, राइट फॉर इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे होगा जब पैसे तो आप मेरे से ले रहे हो? ठीक है, आप कहाँ खर्च कर रहे हो आप बताओगे नहीं, क्यों नहीं बताओगे भाई? आप मुझे एक एक पाई का हिसाब दोगे। ये पैसा नहीं है मल्हार साहब, ये हर आदमी का खून का हिस्सा है। क्या होता है पैसा? मुझे बताना, पैसा कहाँ से आता है? आपके पिताजी कमाते होंगे, कहाँ से कमाते हैं? कहीं जाते होंगे, ऑफिस बाजार जाते होंगे, काम करते होंगे, पसीना बहाते होंगे, खून पसीना है जी। फिर मजाक हो रहा है। आप बात करते हैं कि हम नए अच्छे दिन लाएंगे, हम ये नहीं होंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और आप खुद देश का सबसे बड़ा फंड जो है उसको आरटीआई में नहीं लाते हैं। तो ये प्रश्न है आपकी ईमानदारी के ऊपर। करेक्ट है। सवाल पूछा है हम लोग, जब मैंने आपका एक व्यूअर डाला कि हम रेबल सदानंद से बात करेंगे, तो हम लोग ने क्वेश्चंस पूछे थे लोगों से कि व्हाट क्वेश्चंस वुड यू ऑल लाइक टू आस्क टू मिस्टर सदानंद। तो उसमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इफ यू गेट अ चांस टू बिकम अ पीएम फॉर अ मंथ, व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग इन दिस कंट्री? भाई दिन में एक बार ऐसा होता है मल्हार साहब कि आप जो भी बोलते हैं ना, आपकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठती है, राइट? करेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, आपने तो 1 महीना बोल दिया साहब। आपने नायक पिक्चर देखा होगा अनिल कपूर का? हाँ, वो एक दिन लेकिन मैं एक दिन को नहीं मानता, क्योंकि एक दिन कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली राइट। एक दिन में तो इंटरनेट क्रैश कर जाता है, ठीक है? और अगर आज के दिन में इंटरनेट क्रैश कर गया तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे मिला? इंटरनेट के माध्यम से मिला। मेरी आवाज कैसे पहुंची जन जन को? इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से। कोई राष्ट्रीय टीवी चैनल ने तो मेरा इंटरव्यू लिया नहीं। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, क्यों नहीं लिया इंटरव्यू, मैं बताऊंगा, कुछ शेयर करूंगा आपको, और एक बड़ा ही रोचक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब आप सुने मेरी बात। 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। अगर केवल 7 डेज के लिए मैं नहीं, मेरी तरह कोई भी रेबल पीएम बन जाता है ना, मैं या मेरी तरह कोई भी पीएम रेबल बन जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल ये जो एमपी और एमएलए है ना, जितने भी पूर्व एमपी और एमएलए हैं और जो वर्तमान में है, एक बार इनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट तो कर लीजिए। केवल इनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट कर लीजिए। केवल कहाँ इनकी शेयरिंग है, कहाँ इनकी कंपनी है, कहाँ इन लोगों की रिलेटिव्स की कंपनीज है, कहाँ इतना पैसा मिल जाएगा। जो मोदी जी कहते थे ना, काला धन काला धन, काला धन कहीं नहीं गया जी, काला धन यही है। बस काला धन इस गवर्नमेंट के आने के बाद सफेद हो गया। डिमोनेटाइजेशन ने काला धन को सफेद कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला था हम लाएंगे, 2016 से 2020 हो गया, 4 साल तक वो पैसा ही न ला पाए, लोगों का नाम ही नहीं बता पा रहे हैं। गजब का चित्रण है भाई साहब। तो अगर 7 दिन के लिए पीएम बनने का अगर ईश्वर ने कोई मौका दिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सीधी सी एक बात है
कि जितने भी हमारे नेता है ना, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस यहाँ रहे हैं, पिछले 20 साल का ही ले लो, ज्यादा 50 साल तक जाने की जरूरत ही नहीं है, केवल 20 साल तक इतना पैसा हो जाएगा कि अगले 10 साल तक आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। क्या बात करते हैं आप? करेक्ट है। और फिर एक बात है, अगर 7 दिन के लिए बनेंगे तो केवल इसी के लिए नहीं बनेंगे, बहुत एजेंडा है। ये जो MBA बीटेक वाले यूथ है ना भाई साहब, ये जो लोग कॉलेज वालों का एफिलिएशन दे देते हैं, ये लोग एफिलिएशन दे देते हैं, हर साल 50 कॉलेज नहीं 200 कॉलेज खुल रहा है और उनसे लाखों लाखों बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। जो बच्चे 10-10 लाख रुपए लगा के MBA और बीटेक का डिग्री ले रहे हैं, वो 8-8 हजार 10-10 हजार में कॉल सेंटर में बैकअप ऑपरेशन में लाइव मार्केट में जा रहे हैं। कोई यूरेका फोर्ब्स में जा रहा है, कोई किसी और में जा रहा है, 10-10 हजार की पे स्केल में जा रहा है। उनके फील्ड में जॉब ही नहीं है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप ही नहीं है। कॉलेज का रिकॉर्ड दिखा दूंगा, 20 बच्चों को प्लेसमेंट, और बाकी जो 2-2 लाख बच्चे हैं वो क्या स्थिति में, उन्हें भी शर्म आती है अपने घर वालों को फेस करने में कि पापा मैं क्या करूं। उनके पिताजी सोचते कि भाई हमने तो पढ़ा दिया, अब बेटा जो है नौकरी करके इन कर्जों को उतार देगा जो इसके पढ़ाई के लिए कर्ज लिया है, नौकरी नहीं मिल रही, एडमिशन के लिए है ही नहीं नौकरी। बता दो, किसी ने कहा था अंधभक्तो तुम ही बता दो, किसी ने कहा था इतने करोड़ों को लगा दिया, जरा उनके नाम बता दो, 2-4 तो मेरे मोहल्ले के भी होने चाहिए, ज्यादा दूर की जाने की मुझे आवश्यकता क्या है। करेक्ट है। तो ये है मेरे भाई। मैं बोल रहा था कि जैसे आपने अभी अपने नेताज के बारे में बताया कि आप नेताज के एसेट्स और वो सब चेक करेंगे जब आप PM बनेंगे, तो इसी से एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने जब अपने वीडियो में बताया है कि आप स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर है, तो आपको क्या लगता है, मतलब बीजेपी ने इन लोग को कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको ये मिनिस्टर बनाया, या सिर्फ ड्रैग करके इनको वहां खींच के लाया बिकॉज दे आर नोन फेस नोइंग थ्रू द इंडस्ट्री? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा मेरे भाई मल्हार, कि कई बार एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और कई बार बगैर डिग्री के भी लोग बहुत बड़े बड़े रोल प्ले कर देते हैं, राइट। अंबानी जी का इतिहास देख लिए, दुबई में उन्होंने जहां काम किया मैं उस जगह को देख के आ चुका हूं, मैं विजिट कर चुका हूं दुबई में, मैं उस पेट्रोल स्टेशन को भी देख के आ चुका हूं जहां वो काम करते थे। आई हैव सीन दैट, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे देश के एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पुत्र भी इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोनों ही पुत्र, कितनी मेहनत करके उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। तो मुझे लगता है एजुकेशन एक बहुत बड़ा मापदंड तो नहीं है, ये भी एक सच बात है, लेकिन एजुकेशन एक क्राइटेरिया तो अवश्य होना चाहिए। जैसे आप आर्मी में जाते हो, लेफ्टिनेंट बनोगे, इंडिया जाओगे तो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो MBBS करोगे, राइट। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको उसके टेस्ट देने हैं। निर्मला जी के ऊपर तो मैंने केवल एक प्रश्न पूछा था कि मैडम आपके हिसाब से मिडिल क्लास फैमिली होती क्या है, ये तो बता दीजिए। उनके आय के बारे में बाद में बताइए, पहले ये बता दीजिए कि इस कैटेगरी में कौन होते हैं। मुझे एक क्वेश्चन था कि 10,000 रुपए एक सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह मिलती है, इतनी मिलती है भाई साहब, 8 से 10,000। पार्लर में काम करने वाले को 8 से लेके 15,000 मिलता है, ये आप जानते हैं। होटल में जो वेटर काम करता है उसको 8 से लेके 15,000 मिलता है, बराबर। मुझे, और जो घरों में काम करती है उनका तो आपको पता ही है। तो मुझे ये बता दे, ये जो 3 लोगों का मैंने नाम बताया, सिक्योरिटी गार्ड का, पार्लर वाले का, या और भी जिन लोगों का बताया, वेटर का, ये कौन से क्लास में आते हैं? इनका कोई क्लास तो होगा ना मल्हार साहब। आपने डायरेक्टली बोल दिया लोअर मिडिल क्लास, क्या ये लोअर मिडिल क्लास में आते हैं? क्या इनकी आमदनी 6 लाख से 18 लाख होता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अरे आप उसे छोड़िए कि MBA पास किया आदमी 15,000 की तनख्वाह ज्वाइन करता है कॉल सेंटर में, वो भी 15,000 पूरे नहीं मिलते, अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आधा पैसा काट लिया जाता है, आधा पैसा कट जाता है, करेक्ट है ना। और अगर 15,000 भी मिलता है तो एक साल के 1,80,000 ही तो होते हैं ना मेरे ख्याल से, बराबर। तो फिर वो कौन से कैटेगरी में आता है मेरे भाई? क्या वो लोअर मिडिल क्लास में? इसी बात का मीडिया में हुआ मचा दिया गया। कुछ ऑपोज जो आप जानते हैं, अंधभक्त हैं कि भाई वो इकोनॉमिक्स में ये है, वो इकोनॉमिक, अरे मैं कहता हूँ वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही माननीय है। मैं कहता हूँ अगर इतनी माननीय है तो धरातल पे आके लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा देना। आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला है तो आप फाइनेंशियली दीजिए लोगों को, आपके अपलिफ्ट कर सकते। आपकी योग्यता आपकी डिग्री में नहीं है, आपकी योग्यता आपके कामों में भी है, ये भी एक बात है। वो डिग्री बगैर काम का क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर अंधभक्तों तुम ये कहते हो कि वो PhD है या इकोनॉमिक्स से दिस है या दैट है, और वर्ल्ड के 34 लोगों में उनकी गिनती होती है, तो इकोनॉमिक्स का रक्षा मंत्रालय से क्या लेना देना है भाई? उन्हें पहले डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था, इसका मतलब उन्होंने NDA भी क्वालिफाई कर लिया होगा, वो आर्मी में भी रही होंगी, है? इसका मतलब उन्होंने देश को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक
कंपटीशन में भी हिस्सा लिया होगा। मजाक हो रहा है क्या? मजाक हो रहा है? अरे भाई ठीक है, आप एजुकेटेड है, एक ही बंदे को आप दे देते हैं रक्षा मंत्रालय, 2 महीने में फाइनेंस मंत्रालय, कल को आप स्पोर्ट्स मंत्रालय दोगे। ये तो वही हुआ ना कि आप तो जेम्स बॉन्ड है 007, आप पानी के अंदर कार को चला सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, डिशुम डिशुम करके 10-15 को गिरा सकते हैं। आपके पेन में भी इतनी चीजें कि 2 मिनट में पूरा कंट्री को आप झुका दोगे। तो यार हमें तो इसकी आदत है नहीं मल्हार साहब, हम तो प्रश्न करेंगे। जब रक्षा मंत्री की बात आती है तो रक्षा मंत्री का मतलब होता है हमारी सैन्य ताकत, हमारी हवाई ताकत, हमारी इंडियन एयरफोर्स। बोलते ही साला आवाज में एकदम सीने में जज्बा पैदा हो जाता है, इंडियन आर्मी मेरा मान, मेरा स्वाभिमान, मेरा गर्व, मेरा दिल। और उसको आप किसी को भी बांट दोगे क्या, केवल इसलिए कि आपके मंत्री आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं? मेरा तो केवल एक कहना है, उन लोगों को वो दर्जा दीजिए जो लोग उस दर्जा के उपयुक्त हैं। अब आप एक बात देखें, अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं और सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। सौरव गांगुली का समझ में आता है भाई हमारे महान कैप्टन है वो, महान कैप्टन। अरे सर लाजवाब, उन्होंने तो एक्चुअली देखिए, उन्होंने तो टीम खड़ा किया, धोनी ने तो टीम एनकैश हुआ, धोनी की वजह से नहीं, वो टीम तो गांगुली ने बनाया था। इंडिया की जो ये जो यूथ टीम है तो गांगुली जी की फाउंडेशन है। उसके बाद धोनी जी आए, धोनी जी ने उसको नर्चर किया, लेकिन धोनी जी को तो रेडीमेड टीम मिली, गांगुली ने तो टीम बनाया था भाई साहब, बनाया था, बराबर। एक एम्पायर बनाया था सौरव गांगुली ने, एम्पायर बनाया था पूरे इंडिया का। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, कौन नहीं थे भाई साहब, आप बताओ, गौतम गंभीर, कौन नहीं था? और खुद एज ए कैप्टन वो लीड करते थे। आपने नेटवेस्ट ट्रॉफी देखा होगा जब उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार के लहराई थी, करेक्ट, लॉर्ड्स में, क्योंकि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने इंडिया में मजाक उड़ाया था तो उन्होंने उसका बदला वहां जाके लिया। हाँ जी। और इसका बदला उन्होंने लॉर्ड्स में लिया, जो क्रिकेट का जन्मदाता है, जो ग्राउंड, ये होता है भारतीय, ये होता है भारतीय जवाब। उसी टीम में आप ले लेते हैं अमित शाह के बेटे को एज सेक्रेटरी, तो वैसा प्रश्न नहीं उठेंगे। अब अमित शाह के पुत्र जो हैं, उन्होंने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, कितने 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 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जरा बता दे हमें। अरे भाई मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मोदी जी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते थे तो मैं भी तो उठाऊंगा ना, मैंने उन्हीं से तो सीखा है, मैंने उन्हीं से सीखा है भाई। फिर भी अंधभक्त हो तुम, ये बोलते हो कि ये तो कांग्रेस का चमचा है, ये तो घुंगरू सेठ का है, ये तो फलाना है। अरे यार तुम अगर मोदी भक्त हो ना, अंधभक्त हो, अगर तुम मोदी भक्त हो तो जिगर खोलो, कहो अपने नेताओं से जो तुम्हारे क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। हेमा मालिनी का वीडियो देख लो, तुम नया बस अड्डा दिखा दिया तुम्हारा, मथुरा घुसने का वीडियो है, देख लेना कैसे पुल टूटा हुआ है, एक एक गली दिखा दी सुमन चौधरी की। अगर इन्हीं मोदी भक्तों की बात की जाए तो मोदी भक्तों को मोदी के बारे में, मतलब मोदी के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना, उनको सिर्फ मोदी के बारे में अच्छा सुनना है। और इन मोदी भक्तों से मुझे एक जन याद आता है, वो होता है वो आते हैं हमारे रिपब्लिक टीवी के होस्ट, हमारे एक लव्य अर्नब गोस्वामी जी। तो आपको अगर आपको अर्नब गोस्वामी के शो पे लाया जाए और अगर वो चिल्लाए, वो अपनी उसी ऊंची आवाज में चिल्लाए, तो आपका क्या मतलब प्रकोप होगा उसके ऊपर। मैं अब देखिए, जैसे ही मैंने जब आपके वीडियोस देखे तो मैं चाहता था कि अर्नब गोस्वामी तक ये वीडियो पहुंचे और वो आपको अपने शो पे बुलाए। तब मैं पहली बार देखता अर्नब गोस्वामी जी अपने चैनल पे कुछ चुप रहते और आप उनको फैक्ट्स और फिगर्स देते। तो आप अर्नब गोस्वामी को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अर्नब जी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और अब तो एक चैनल ओनर ही है मेरे ख्याल से, अब तो उनका स्वयं का चैनल है। एक जमाना वो भी था जब अर्नब जी बीजेपी के ऊपर भी प्रश्न उठाते थे, जब वो टाइम्स नाउ में थे। जब आप टाइम्स नाउ में, तो मुझे लगता है उन्हें एक बार वो सब वीडियोस भी देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से लाइफ में डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, और बोलते हैं ना चढ़ते सूरज को तो दुनिया सलाम करता है, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, सत्य के लिए दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया के लिए सत्य को ना छोड़िए। जर्नलिज्म का पहला कैरेक्टर ही सच है, जन की आवाज। क्या होता है कि अर्नब गोस्वामी जी अपने मंच में जब किसी को भी बुलाते हैं, किसी को भी जब वो बुलाते हैं, वो सीधा पूछते, देश पूछ रहा है, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको चुप रहना होगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। राइट, टीवी के वॉल्यूम कम हो जाते हैं सभी के घर पे। देश पूछ रहा है और मैं नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलेगा। जब मैं और वो बोलूंगा ही नहीं, उन्हें बुलाओ ही मत, अपना ही फोटो लगा दो माउथ पीस के साथ, खुद ही से बात करते रहो अपने आप से ही। If you want to be a very good speaker, you ought to be a very good listener first. That is also part of life. और दूसरी बात ये है अर्नब जी की, कि जो लोग आते हैं आपके चैनल में वो भी सम्मानीय है, वो भी किसी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मैं भी किसी को प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं रेबल को प्रतिनिधित्व करूंगा, बगावत को। रेबल यानी बागी, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ मल्हार भाई। अभी मैं कल कांग्रेस के कुछ नेताओं से मिला था, कल ही मैं मिला 9 पृथ्वीराज रोड। मैंने अपने फेसबुक के पेज पे लाइव भी हो गया, अगर आप देख लेना। मैंने अपने लोगों से बोला कि मैं जा रहा हूँ कांग्रेस के कुछ लोगों से मिलने, कई दिन से कॉल कर रहे हैं। अब मैं आम आदमी पार्टी से, भाई देखो मैं जब हूँ राष्ट्र के लिए तो सबसे ही मिलूंगा, मिलना तो होगा ना, ये तो एक फेज ऑफ लाइफ है, ऐसा तो होगा नहीं मिलूंगा तो पता कैसे चलेगा कौन किसकी। एक बात और है, कांग्रेस के पास जाऊंगा मिलने तो वो बीजेपी की खामियां गिनाएंगे, बीजेपी वालों से मिलूंगा तो अरविंद केजरीवाल की खामियां बताएंगे, आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा तो वो अपने अचीवमेंट्स गिनाएंगे और दूसरों की खामियां बताएंगे। तो जब खामियां पता चलेगा तभी तो एक बागी आएगा ना आप लोगों के बीच में बताने के लिए कि क्या क्या खामियां हैं। एक पक्ष नहीं, सभी पक्ष को सुनना जरूरी है। तो मेरा तो नेचर ये है, पहली बात तो मेरी बात सुने। अर्नब जी बुलाते हैं, चुप करा देते हैं, बार बार एक बोलते हैं देश पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। ये देश कौन है भाई अर्नब जी? मिस्टर अर्नब, हु इज इंडिया? इंडिया इज मी, इंडिया इज यू एंड इंडिया इज वी। बेहतर है आप अर्नब जी अपने कान में और दिल में बात बैठा लो। इंडिया आप नहीं है केवल, इंडिया हम सब हैं, और हम सब हैं तो फिर आपको हम सबको समझना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो मत बुलाओ। आपको एक एटिकेट भी होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए। आप किसी को बुला रहे हैं, एक मंच पे बोलोगे, एक ही आदमी का राग गाओगे, जर्नलिज्म करो यार। अगर आपको पार्टी का जर्नलिज्म करना है तो पार्टी का चैनल खोल लो, इसमें क्या बुराई है? आप बीजेपी का नाम का एक चैनल खोल दो, बात खत्म। साल एक आप सोच के देखो मल्हार साहब, आजकल कोई भी बीजेपी की विफलता आती है ना, उसी दिन इनके चैनलों में चलता है पाकिस्तान से टिड्डियां उड़ के आ रही हैं राजस्थान के, अब हमारे फसलों का हाहाकार, पाकिस्तान की साजिश, पाकिस्तान भेज रहा है टिड्डियां, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया का किम जोंग यूंग जो भी है XYZ, मुझे उनका नाम जानकारी नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, मुझे उसकी जानकारी भी नहीं, जरूरत भी नहीं, मुझे क्या लेना है किम से, कौन सा किम से मेरी रोटी चल रही है ना मेरा घर का खाना बन रहा है, सीधी बात है, ठीक है ना। और ऐसे 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 जो सठियाए हुए लोग हैं किम के जैसे, इनके जैसे बारे में जान के करने क्या है, ठीक है जी। उनकी खबर आ जाए, फिर दिखाएंगे कोरोना का प्रकोप, अमेरिका में दंगे। अरे भाई अपनी खबर दिखा दो, ये क्यों नहीं दिखाते? जब बीजेपी का एक नेता पकड़ा जाता है एक महिला के साथ करनाल में, क्यों नहीं दिखाते अर्नब जी? 3 मंजिल के मकान से कपड़ों के सारे रॉबिनहुड बन के उतरते हैं, धपाक से गिर जाते हैं, फिल्मी शूटिंग क्रैश कर जाता है, पाम टूट जाता है, और वो आदमी उसकी शूट करता है जो उस औरत का पति होता है। दिखा दो भाई, सच का आईना है ना, रिपब्लिक भारत तो सच का है ना, आईना को दिखाओ यार। दिखाओ कुलदीप सेंगर को, जिसकी वजह से मेरी एक बहन का बलात्कार होता है, जिसकी वजह से मेरी एक बहन मृत होती है, जिसकी वजह से मेरा एक परिवार नष्ट होता है। धिक्कार है तेरे पे, धिक्कार है। दिखा अपने चैनल पे, दिखा क्यों उसे जमानत मिल गई, दिखा। पाकिस्तान की टिड्डियां क्या दिखाता है, क्या दिखाता है पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या कर रहा है? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? मेरी एक बहन ने जान दे दिया, शर्म नहीं आती? मल्हार जी ये बहन है हमारी। आउट ऑफ द वे ऑफ एनी रेबल एंड आउट ऑफ द वे ऑफ एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म। सोच के देखिए, लड़की मर गई, उसके जिस गाड़ी में उनके रिलेटिव जा रहे तो गाड़ी पे अटैक हो गया, वकील अधमरा हो गया, एक का प्राण निकल गया। भाई साहब शर्म नहीं आती हमें? हम इस देश में बाशिंदा है। तब अर्नब जी नहीं पूछते, पूछता है भारत, पूछता है भारत। क्यों लगा था 15 दिन कुलदीप सेंगर को हटाने में, और अब कैसे जमानत मिल गई? इतने सबूतों के बाद भी जमानत। भाई साहब गवर्नमेंट का कितना प्रेशर है न्यायपालिका पे, आप देखें। ब्लडी मर्डर के ऊपर भी, एक मर्डर जो है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे मालूम है इसके ऊपर रिपरकशन है, एक खूनी है भाई साहब, जान चली गई एक बहन की। यार सोच के देखो, निर्भया का केस देखो, कितने साल लग गए भाई साहब। दुख नहीं होता क्या? आप बताना, दुख नहीं होता? मैं भी एक बेटी का बाप हूं भाई साहब मल्हार साहब, मेरी भी एक बेटी है, क्या दिल में गुजरता होगा भाई साहब। मेरे आंखों के सामने आ जाए, मैं इंतजार करूंगा क्या? इंतजार करूंगा। गंगा मैया की सौगंध, भोलेनाथ का भक्त हूं मैं, आज आपको बता रहा हूं, ये हिंदुत्व का एजेंडा उतारते हैं ना, भोलेनाथ की सौगंध, गंगा मैया की सौगंध, परशुराम का भक्त हूं। एक बलात्कारी दिख जाए ना, एक बलात्कारी, क्या करना होता है दिखा दूंगा, उस दिन दिखा दूंगा। इन्हें एग्जाम्पल दिखाना नहीं आ रहा है, अपने पार्टी के एक नेता को सजा दिलवाना नहीं आ रहा है। लड़ो भाई, तुम्हारे प्रदेश की लड़की की हत्या हुई है, तुम्हारी हत्या हुई है, मैं कहता हूँ ये हमारी हत्या है, उस गुड़िया की हत्या नहीं है जी। और मेरा ये आखिरी सवाल होगा कि जैसे हम ये बता रहे हैं कि आप अपने एक और वीडियो में कहा था व्हाट इज मेड इन इंडिया,
तो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत से मुझे एक सवाल आता है कि जैसे ही वो बोलते हैं कि हमें खादी यूज करना चाहिए, इंडिया में जो बना है वो यूज करना चाहिए। तो जैसे ही एक एग्जांपल दिया जाए कि हम एक शॉप में जाए तो हमारे उसको खादी पूछे, तो खादी का रेट इतना ज्यादा होता है, वो इतना एक्सपेंसिव आता है, वो चीज वो इतनी एक्सपेंसिव आती है। जैसे हम समझो एक मैंने एक खादी की बैग देखी थी जो 7,500 रुपीज की थी। जी 7,500, एक मिडिल क्लास इंसान भी उसको लेने से पहले 10 बार सोचेगा। तो डू यू चलिए, मैं थिंक एक बात आत्म आपको बीच में रुक के आपको एक बात बोल रहा हूँ। आपने खादी का बात उठा दिया रहा और मेड इन इंडिया, मैं बता रहा हूँ भाई, देखिए गांधी जी की शुरुआत जो है गुजरात से, आप जानते ही हैं। हाँ जी, पोरबंदर। और देखिए गांधी जी तो हमारे दिल में बसते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो मास लीडर थे, राइट। हाँ जी, करेक्ट। राष्ट्रपिता थे, उनके लिए तो जितने शब्द है वो कम है। उन्होंने अंग्रेजों को जो चाटा, अब देखो साउथ अफ्रीका में उन्हें चाटा पड़ा, उस चाटे का जवाब पूरे अंग्रेजों को देना पड़ा। कितने ही मुल्क आजाद हुए गांधी जी के अथक प्रयासों के बाद। गांधी जी एक एग्जाम्पल है कि एक साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है, राइट। करेक्ट। मैं आपको एक सच्ची बात दर्शा रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट में जब आप हाँ, आओगे, एम आई ऑडिबल? या जब परफेक्ट, आप गो अहेड। अहमदाबाद एयरपोर्ट में आओगे और आप ऊपर जाओगे स्टेयर से, तो देखोगे वहां पे केएफसी वगैरह फूड स्टॉल्स हैं। वहां पे खादी की एक ही दुकान है और महात्मा गांधी की तमाम फोटोज हैं, जहां जाके सेल्फी आप सब लेते हैं, राइट। कांच करेक्ट। की वो दुकान है, दुकान का वो खादी का सिंबल है। आप वहां घुस के देखिएगा, कुर्तों की कीमत 3,000, 4,000, 5,000, साड़ियों की कीमत 10,000, 10,000, करेक्ट। 15,000, हाँ जी। राइट। हाँ। लोगों के मन में ये परसेप्शन है, अगर आप लिनन का एक शर्ट भी खरीदने जाए ना खादी टाइप में, तो उसके लिए भी 1,500 से ऊपर पे करने पड़ेंगे आपको, राइट। करेक्ट। करेक्ट। तो 100% तो करेक्ट। जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है ना, मेरी बात देखें, जितने भी कंपनीज हम जाते हैं, बिग बाजार में टी शर्ट खरीद लेते हैं, बच्चों की टी शर्ट 150 रुपए में मिल जाती है बिग बाजार में, राइट। करेक्ट। कहाँ से आते हैं 100%। कपड़े, कहाँ से आते हैं? अगर देखिए, मेक इन इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब मेक इन इंडिया नहीं, जब मेड इन इंडिया होगा। मेड इन इंडिया। अब जैसे जो मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, ये Vivo V19 Pro, राइट। और ये हाँ। ग्रेटर नोएडा में बनता है, आपकी जानकारी के लिए। ओप्पो और वीवो ग्रेटर नोएडा में बनता है। अब ये ओके। है चाइना की, और सैमसंग है साउथ कोरिया की कंपनी। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको जमीनें दे दी, इन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली। मलार जी आपकी तरह मेरी तरह लोगों को हायर कर लिया, 15,000, 20,000, 40,000 की सैलरी दे दी, और इंडिया में दबा के मोबाइल बेचा और इंडिया से पैसा उठा के अपने देश लेके चले गए। लेके तो चले ये गए। कैसा मेक इन इंडिया है? ये कैसे मेक इन इंडिया है? लेकिन अगर आप मेड इंडिया करते, मेड इन इंडिया, कि आप यहीं पे बनाओ और यहां से एक्सपोर्ट करो, आप इंडिया में भी बेचो और एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट विदेशों करो। में भेजो, जो पैसा डॉलर के रूप में हमारे राजस्व में, हमारे कोष में आता, हमारे फंड में जमा होता, राइट। तो फिर करेक्ट। मेक इन इंडिया सही है या मेड इन इंडिया सही है, आप बताएं। मैं तो एक बड़ा ये मिडिल ऑफ क्लास रेबल हूं, मैं अगेन आपको बोलूंगा। जी, रेबल 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 सदानंद पति इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं सर। ये ओके। मेड इन इंडिया का जो कैप्शन है ना सर, करेक्ट। इसकी शुरुआत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हो चुका है। ओह, आपने मेरे अमेजिंग। वीडियो में देखा होगा कि व्हाट इज मेक इन इंडिया। तो हाँ जी। व्हाट इज मेक इन इंडिया जब निर्मला जी से मैंने पूछा था, सर गडकरी जी से पूछा था, तो मेरा कैप्शन था, वही हमारा हार्ट है। अब जब जब भी ये खुलेगा जंतर मंतर वगैरह, और आपका उधर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, मेरे को काफी लोग बुला रहे हैं, विभिन्न एक्टिविस्ट बुला रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बुला रहे हैं, तो मेरा कैंपेन ही यही रहेगा। मैं ओके। स्वदेशी के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं स्वदेशी चीजें चाइनीज कंपनी के द्वारा इंडिया में बनाए हुए नहीं लूंगा। मैं स्वदेशी चीजें इंडिया की स्वदेशी कंपनी के द्वारा निर्मित किया हुआ लूंगा। सही है। एक आखिरी जी सवाल इस पूरे इसका, एक मैं लास्ट सवाल पूछूंगा कि अगर जी 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 अगर जी जैसे आपने कहा कि आप कोई भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, बट अगर अगर कोई पूछे एनी पार्टी हु हैज कॉल्ड यू टू जॉइन द पार्टी एंड बी विद देम, और एल्स व्हिच पार्टी विल यू लाइक टू जॉइन इफ ऑफर्ड, लाइक अगर आपको कोई पार्टी बुलाए और आपको जाना है, तो कौन सी पार्टी को आप चुनेंगे और उस पार्टी के थ्रू खड़े होंगे इलेक्शंस में? देखिए, मेरे को कांग्रेस वालों ने बुलाया है, मैं कल मुलाकात भी करके आया हूं, मैंने आपको बता दी। हाँ मैं जी। जयप्रकाश अग्रवाल, जो चांदनी चौक के सांसद थे, उनके मध्यस्थ के कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि बाबूजी एक बार मिलना चाहते हैं। देखिए मेरे से उम्र में बड़े हैं, बुलाएंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। दूसरी बात है, जब तक मिलूंगा नहीं तब तक समस्याएं जानूंगा कैसे। उसके हाँ जी। बाद आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ के जो इकाई के उत्तम जायसवाल, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, अनुष्का जोसेफ,
उत्तम जायसवाल वहां के प्रदेश सचिव भी है, सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ के आम आदमी पार्टी के। फिर मेरे पास आपके गोपाल राय जी के सेक्रेटरी हैं, पीए हैं, उनका भी कॉल आया है। उन्होंने भी मेरे को बोला है कि मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा। अगर अखिलेश यादव जी बुलाए तो मैं वहां भी जाऊंगा मिलने, मायावती जी बुलाए तो अवश्य जाऊंगा। राहुल जी से, ममता बनर्जी से मेरी हार्दिक इच्छा है मिलने की, मैं मिलना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं मिलना चाहता हूं। और क्यों मिलना चाहता हूं मैं आपको बता दे रहा हूं। एक देश को जानने के लिए ना, देश के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है कि उनकी सोच क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है। एज ए ऑपोजिशन लीडर वो क्यों नहीं टारगेट कर पा रहे हैं, उसका क्या रीजन है। कुछ राय उनसे लूंगा और कुछ राय एज ए रेबल सदानंद पति उनको अवश्य दूंगा। एक अच्छी गवर्नेंस के लिए मल्हार जी, एक अच्छी गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑपोजिशन होना जरूरी है। क्या हम फ्यूचर में ऐसा देख सकते, क्या हम फ्यूचर में ऐसा देख सकते कि आप अपनी ही पार्टी लेकर खड़े हो गए? देखिए, रेबल तो आ रहा है, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक प्लेटफॉर्म आ रहा है। मेरा क्या, करोड़ों आप जैसे भाई बंधुओं का आ रहा है, माताओं का आ रहा है, जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग तो फिलहाल है मेरे साथ, आपकी जानकारी के लिए, पैन इंडिया में। और ये संख्या बढ़ती जाएगी, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ भी होगा। पहली बात है, जब मैं कोई पार्टी में नहीं हूं तो सारे ही मेरे अपने हैं। आप समझे बात को? हाँ जी। इससे ज्यादा क्या बात होगी, इससे ज्यादा क्या बात होगी कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मुझसे बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आपने जो हेमा मालिनी का वीडियो उठाया ना, कि अपने कार्यकर्ताओं को जगह नहीं देते और पैराशूट कैंडिडेट दे देते हैं, ये अन्याय तो हमारे साथ भी हो रहा है। तो अंदर ही अंदर ये सवाल तो उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है कि बागी सदानंद पति ने जो सवाल उठाया वो तो जायज है। आप ही बताओ, मथुरा में 15 साल तक एक आदमी काम कर रहा है बीजेपी का, और आप उनको टिकट ना देके हेमा मालिनी को दे देती हो, जो कैंट का आरो अत्यंत शुद्ध पानी। यार कैंटी बेच लो, कैंडी बेच लो, क्या जरूरत है मथुरा को संभालने की? मथुरा को हम संभाल लेंगे यार। आप समझ रहे हो ना? मथुरा की जो स्थिति, आपने मेरी मथुरा वाली वीडियो आपने देख ही ली होगी। भाई हमारे कृष्ण जी की जन्मभूमि है, राधे राधे की जन्मभूमि है, जहां सुबह शुरुआत होती है राधे राधे से, जीवन धन्य हो जाता है, संकट दूर हो जाता है, नसों में नया विचार आ जाता है, नया एनर्जी आ जाता है। बोलते बोलते मेरी आवाज ऊंची हो गई। उस जगह का आपने ये हाल कर दिया। बस अड्डे में कोई फॉरेनर टूरिस्ट आके खड़ा होता है तो शी और ही विल बी सो अशेम्ड ऑफ आवर कल्चर कि भाई कैसा देश है, इतना बड़ा देवीय स्थल का ये हाल है। धिक्कार है, धिक्कार एक सांसद होने पे उनको, जो अपने सांसदीय क्षेत्र पे आती नहीं। लोगों का इंटरव्यू है, लोगों ने बोला 10 घंटे भी नहीं रुकी। बताओ कितनी शर्मनाक घटना है। लेकिन वही बात है ना कि शी इज अ पार्लियामेंट्रियन टू मथुरा और शी इज एन एम्बेसडर टू कैंट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो एज अ रेबल मेरा आ रहा है, मेरा प्लेटफॉर्म आ रहा है, आप तैयार रहिए, मैं आपको भी अनुग्रह करूंगा, आप भी रेबल को ज्वाइन करें। और जो भी आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। हम पॉलिटिकल तो होंगे नहीं, लेकिन हम पॉलिटिकल लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम पॉलिटिकल के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। यही है। मैंने अपने पिताजी से एक बात कह दिया मल्हार साहब, साफ शब्दों में, कि मेरी बात सुनो, मेरा एक ही बेटा है, ठीक है, मेरा चिंतित होना समझ में आता है, लेकिन मैं भी चिंतित नहीं होता हूं, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है, मेरे लिए दोनों ही बच्चे बराबर हैं। मेरा एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, मैं ये कहता हूं, बराबर। लेकिन मेरे पिताजी से मैंने कहा, आपके तो 3 बेटे हैं, 3 लड़के हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता, उन्होंने मुझे बोला ऐसा मत कर, कुछ गलत हो जाएगा तेरे साथ, पीछे पड़ जाएंगे। मैंने बोला एक बात जान लेना, 3 बेटे हैं ना, अगर कुछ हो जाए तो जान लेना 2 हैं, पर 2 तो है ना तुम पे, तो डर क्यों रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? तो बोला मैं इस बात से नहीं घबराता, अब मेरी भी उम्र 75 साल की हो गई, घबराना मेरा एज का पार्ट है, मैं ऐसे नहीं घबराता बेटे, जो तू कर रहा है कर, पर मुझे डर है इस बात का कि लोग तेरे पीछे। तो बताओ, एक देश में मेरे पिता जैसे आदमी 75 साल का, चंद दिनों का मेरे वीडियो है, तब अगर मेरे पापा इतने डर जाएं, तो लाखों लोगों को कितना डर मौजूद होगा, जिनको प्रशासनिक गलतफहमियों को शिकार होना पड़ा। आप समझ सकते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मल्हार भाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज अगर कोई भी बैड गवर्नेंस के ऊपर आवाज उठाता है ना, तो वो देशद्रोही कहलाने लग जाता है ना? उसे लोग चोर बता देते हैं, घोटालेबाज कह देते हैं। जैसे आपके कमेंट्स में बताया गया सबने, जैसे आपने एक आवाज उठाई तो लोगों ने आपके कमेंट्स में जैसे लिख दिया कि आपको तो कांग्रेस से पैसे मिलने लगे हैं, आपको तो ये बोलने लगे। भाई साहब, मैंने ना उनसे, जिन लोगों ने ऐसा बोला ना, मैंने उनसे एक बात बोला, अरे यार कांग्रेस ने दिया हो ना दिया हो, तू ही ले आ कुछ, तू ही ले आ कुछ। मैं कहता हूं कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, लेकिन लोग मुझे क्या दे सकते हैं मैं आपको बता दूं। लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद
और मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि इस लड़के को भगवान ठीक रखे, क्योंकि जो मेरी आवाज है ना, वो करोड़ों माताओं बहनों और भाइयों की आवाज है, बड़े भाइयों की आवाज है, ज्येष्ठ भ्राताओं की आवाज है, अनुज की आवाज है, और करोड़ों विधवाओं की आवाज है, सैनिकों की आवाज है, सरकारी महकमे के वो लोग जिनका पेंशन बंद कर दिया गया, उनका कष्ट, मैं उनका आवाज हूं, मैं उनकी आवाज हूं। और यही आवाज मुझे चाहिए, इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं, मुझे पॉलिटिकल पार्टी का क्या करना है।